डच, क्या हम लोग पढ़ेंगे? डच पढ़ेंगे। देखिए आप, ये जो डच है इसी को नीदरलैंड और होलैंड, तो आप लोग जानते हैं, पता कि डच को क्या कहते हैं? नीदरलैंड या होलैंड। देखिए एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको जब ऑप्शन देगा तो आपको डच से ही खाली ऑप्शन दे देगा। नीदरलैंड भी रहेगा तो नीदरलैंड का मतलब क्या होता है? डच होता है, ये दिमाग में रखना होगा। होलैंड का मतलब क्या होता है? डच होता है। और आपको मालूम नहीं चाहिए कि पुर्तगालियों के बाद अगर कोई भारत में आया तो डच आए, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? डच। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे? डच आए थे। और इनका भी साफ उद्देश्य वही था, इनका भी साफ उद्देश्य क्या था? कि भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना, ठीक ना। अब ये क्या होता है कि डच भारत में कैसे आते हैं? जैसे आप लोग पढ़े थे कि पुर्तगाली भारत में कैसे आए थे, नहीं, तो वैसे ही डच भारत में कैसे आए थे। ये प्राद्वीपीय भारत हो गया, ऊपर का जो हिस्सा है आप लोग समझ सकते हैं। तो डच आए थे सुमात्रा द्वीप पर। कहाँ आए थे? सुमात्रा द्वीप पर, ना। तो सुमात्रा द्वीप पर सर्वप्रथम कौन आया था? तो एक डच यात्री आया था जिसका नाम क्या था? कार्नेलियम हाउटमैन। ये यहाँ आया था, कार्नेलियम हाउटमैन, कार्नेलियम, देखिए कार्नेलियम हाउटमैन। नहीं, कहाँ आया था? सुमात्रा। ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप को आया था। और जब ये यहाँ आया, कब आया था? तो 1596 में। यहाँ डेट क्या लिखिएगा आप लोग? 1596 में ये आया था, वहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए जब यहाँ आया तो यहाँ एक राजा था। जब भी आप कहीं आओगे तो हम बार बार बताते हैं कि आप कहीं चलोगे बिजनेस करने तो जहाँ पे हो वहाँ की सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और जहाँ जा रहे हो वहाँ की सरकार से भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो यहाँ एक बाबू वांटम जगह है, वहाँ के राजा से ये लोग क्या किया? समझौता कर लिया। कौन कर लिया? कार्नेलियम हाउटमैन ने, है ना। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पहुँचा और ये इसे मतलब क्या किया? मतलब इजाज़त मांग लिया कि हम भाई यहाँ व्यापार करेंगे। इस इजाज़त मिल भी गया, संधि हो गया तो इजाज़त मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रथम जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी स्थापना होती है 1602 में। आते हैं कब लोग? 1596 में। किनके बाद आते हैं? तो पुर्तगालियों के बाद आते हैं। किनके बाद आते हैं? पुर्तगालियों के बाद आते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फिर इसके बाद आओ एक नौसेना नायक आता है जिसका नाम होता है बादर हेग। ये बादर हेग क्या काम करता है कि 1605 ईस्वी में, कब ईस्वी बाबू? 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाना मुसलीपट्टनम, कहाँ आओ? मुसलीपट्टनम। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और द्वितीय कारखाना कहाँ खोलता है साहू? ये भी आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के भी, ये भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। कहाँ है बाबू? गुंटूर जिले में है, गुंटूर जिले में है। मतलब पोतोपोली, जो आज के समय में जिसे निजामपट्टनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आज के समय में क्या कहा जाता है? निजामपट्टनम। तो आप देखिए बाबू कि जब प्रथम डच कारखाना 1605 में खुला था, कहाँ खुला था? 1605 में आंध्रा के क्षेत्र में खुला था। किस क्षेत्र में बाबू? आंध्र, इस क्षेत्र में खुला था, नहीं। तो यहाँ क्या हुआ होगा? तो यहाँ, और कौन खुला था? देखिए ये बादर हेग था। क्या था वो? फिर जब ये कार्नेलियम हाउटमैन था यहाँ, उसके बाद बादर हेग आया। तो बादर हेग कौन बाबू? बादर हेग, समझ ना। अब क्या किया कि यहाँ आओ तो कहाँ? मुसलीपट्टनम में। कहाँ? मुसलीपट्टनम नहीं, यहाँ पहला कारखाना, यहाँ क्या खोला? पहला कारखाना। और दूसरा आओ पोतोपोली नहीं, मतलब निजामपट्टनम। कहाँ आओ? निजामपट्टनम में, निजामपट्टनम। मतलब सुमात्रा से कहाँ चला है सब? आंध्रा में चला है सब। और देखिए जाहिर सी बात है कि पहले आने जाने के रास्ता क्या था यूरोपियन के लिए? वो जलमार्ग ही था, बात ना। तो ये बाबू जहाँ जहाँ जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र रिलेटेड जो मतलब जगह है, वही ना ये अपना अधिकार करेगा सब पहले, कि आते आते यहाँ से वो बीच में आ जाएगा तो बाबू मार के मुआ ना देगा सब यहाँ, बस है ना। तो देखो, तो पोतोपोली मतलब निजामपट्टनम। कौन पट्टनम बाबू? निजामपट्टनम, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जिले में। कहाँ आओ? गुंटूर जिले में है। यहाँ कौन आया? बादर हेग आया। यहाँ कौन आया? बादर हेग। कब आया? 1605 में। और प्रथम डच कारखाना भारत में स्थापित किया। प्रथम डच कारखाना क्या किया? वो भारत में स्थापित कर दिया। तेरा ना। देखिए अब यहाँ से जब क्या होता है कि बढ़ता है सब, तो 1610 में क्या होता है कि डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करता है, नहीं।
और वहाँ पर भी एक फैक्ट्री का स्थापना करता है, समझे ना बात। अब वहाँ को मतलब ये समझौता करता है। आप पुलिकट में, पुलिकट अब कहाँ आ जाएगा, हई क्षेत्र पुलिकट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हई क्षेत्र मतलब तमिल क्षेत्र। कौन क्षेत्र है वो, पुलिकट हो जाएगा। तो यहाँ पुलिकट में, पुलिकट में क्या होता है अब कि एक फैक्ट्री की स्थापना करता है यहाँ। मतलब अब ये भी अपना धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ा रहा है सब। पुलिकट में चंद्रगिरी के कोई राजा था, उसके साथ समझौता करके बाबू यहाँ एक फैक्ट्री स्थापना करता है सब ना। अब ये पुलिकट में भी फैक्ट्री स्थापना हो गई इन लोगों को, बात है ना। अब ये लोग कहाँ बढ़ेंगे, तो आप देखिए, और यहाँ जब पुलिकट में फैक्ट्री स्थापना करता है सब, तो एक सिक्का जारी करता है, जिसका नाम है स्वर्ण, क्या नाम है, स्वर्ण सिक्के। स्वर्ण सिक्के पैगोडा के नाम से, पता ना। ये क्या था मालूम है आपको, इसमें वो इस सिक्के में विष्णु भगवान का ही क्या था, वो मतलब प्रतिलिपि था, विष्णु भगवान का ही चित्र था इस सिक्के पर ना। यार ये पैगोडा जो है, ये जो सिक्का था, इस पर क्या था, वो मतलब विष्णु का ही, मतलब बालाजी जो होते हैं ना विष्णु जी, तो विष्णु का ही इस पर क्या था वो देखिए चक, ताकि देखिए ये लोग इधर से चले हैं और ये लोग खूब बढ़िया जानते हैं कि ये हिंदू देश है। ये क्या है, हिंदू देश है। अगर अभी कुछ खुरखाही बाबू हम दूसरे तरह से करेंगे तो क्या होगा कि हमको दिक्कत हो जाएगा। तो देखो मतलब बौराहे ना बनाने के लिए सब काम किया था सब। तो स्वर्ण, तो पूछे क्वेश्चन कि पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे, तो आप क्या बताइएगा आप लोग, डचों ने। किसने बाबू, डचों ने, ठीक ना। अब देखिए इनकी व्यापार क्या थी, अगर पूछेगा कि व्यापार किस पति थी, तो कोटल पति पति, ठीक ना। इनकी व्यापार किस पति थी, तो कोटल पति पति, कोटल पति के बारे में बताए भी थे आप लोग को, ठीक ना। देखिए अब क्या है कि दूसरी बात आप समझिए कि कोटल उसी समय देखिए, और 1627 में भी देखिए, 1627 में ये लोग क्या किए कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, मतलब देखिए बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री मतलब क्या हुआ कि बंगाल में, पूछेगा कि डचों ने बंगाल में अपना प्रथम फैक्ट्री कब मतलब स्थापित किया था, तो अब आप लोगों को बोलना होगा कि 1627 इसमें। ये प्रथम भारत में नहीं है, बंगाल में है। अब ये डच इधर इधर आ गए हैं, डच अब बंगाल के क्षेत्र है ये ना है, तो बंगाल के क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। तो बंगाल के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, वो पीपली में, पीपली में, पीपली, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है। ये क्या है, वेस्ट, ये बंगाल है। अब बंगाल के पीपली में क्या काम करते हैं डच बाबू, एक कारखाना खोलते हैं 1627 में, नहीं 1627 में, समझ ना बात। तो देखिए यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पहुँच चुके हैं डच, आ गए ना। अब क्या होता है कि यही चीज़ नहीं है, बात ना। आपको क्या लगता है कि डच इधर हैं खाली, नहीं, डच इधर भी फैले हैं, बात ना। अब फिर देखिए क्या होता है कि औरंगजेब का शासन जब आता है, औरंगजेब का शासन, तो औरंगजेब क्या करता है, एक फरमान जारी करता है 3.5%, कितना वो 3.5% चुंगी पर अंग्रेज बोलता है कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मतलब व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर देता है। तो ये भी इन लोगों के पक्ष में हो गया, पता ना। अरे भाई ये तो ये नहीं ना समझता है सब कि भाई ये आ रहा है, ये तो उसको मालूम है कि सिंपल व्यापारी है लोग। थोड़े दिमाग में लोग ये आ रहा है कि नहीं भाई इसके दिमाग में दूसरी चीज़ भरा हुआ है कि नहीं बात। अब देखिए फिर क्या होता है कि अब तो लोग बढ़ रहे हैं, फिर बाबू क्या होता है कि धीरे धीरे मतलब ये आ गए, अंग्रेज आए, बात है ना। उसके बाद बाबू मतलब फ्रांसीसी भी लोग आए, बात है ना। अब क्या होता है कि डचवा का काम करता है सब कि फ्रांसीसियों से मतलब पौंडीचेरी को छीन लेता है सब। कौन छीन लेता है सब, पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी कहाँ है, युद्ध करते हैं, क्या करते हैं बाबू, तब पौंडीचेरी में आकर जानते हो क्या मतलब डच क्या करता है सब कि जैसे ही बाबू ये जो होता है मतलब फ्रांसीसी होता है सब, ये पौंडीचेरी को बाबू क्या होता है कि इन लोग को बाबू जैसे ही बाबू मतलब पौंडीचेरी एक गाँव मिल जाता है इन लोग को, तो डचवा जाकर पौंडीचेरी को छीन लेता है सब। क्या करता है सब, छीन लेता है सब कि भाई तू हम लोग से पीछे आई, तुम लोग कैसे रह गया, नहीं। तो जब पौंडीचेरी छीनता है सब तो वहाँ एक संधि होती है, रिजविक की संधि। कौन होती है, रिजविक की संधि होती है, नहीं। और इस रिजविक की संधि पूछेगा, रिजविक की संधि कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताइएगा, कि डचों और फ्रांसीसियों के बीच, कौन संधि हुआ था, डचों और फ्रांसीसियों के बीच कौन संधि होता है, रिजविक की संधि हुआ था, ठीक ना। तो रिजविक की संधि क्यों हुआ था वो, क्योंकि डचों ने क्या काम किया कि बढ़ते जा रहा है सब, और गया सब वहाँ से जाके वो फ्रांसीसी लोग से गोवा क्या हुआ, ये छीन लिया सब, पौंडीचेरी छीन लिया सब, बता ना। तो अब देखिए तो अब क्या होता है कि उसी संदर्भ में एक संधि होती है, रिजविक की संधि, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, अब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब फिर क्या होता है कि ये लोग बढ़ते चला जाता है, तो अंग्रेज भी आ गया रहता है सब भारत में, और अंग्रेज सबसे बरियार पड़ता है सब, आप जानते हो ना, बात ना। तो फिर यहाँ एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। कौन होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध होता है। और बेदरा का युद्ध कब होता है,
1759 में बेदरा का युद्ध होता है। देखिए ये सब कहानी 1759 में चल रहा है, 1700 मतलब में चल रहा है ना। देखिए 15वें में आए हैं लोग, 15 से 1700 में मतलब 17 मतलब देखिए 2 सेंचुरी पार कर चुके हैं लोग, नहीं कब कर चुके हैं लोग ये लोग। तो देखो तो 1759 में क्या होता है कि बेदरा का युद्ध होती है, और इसमें कौन लड़ता है, डच और अंग्रेज लड़ते हैं, डच और अंग्रेज लड़ते हैं ना। और इसमें क्या होता है कि इसी युद्ध में क्या होता है कि डच लोग बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और भारत में इनकी शासन व्यवस्था खत्म हो जाती है। और बाबू क्या होता है, ये लोग बोरिया बिस्तरापन बांध लेते हैं, बता ना, बोरिया बिस्तरापन ये लोग बांध लेते हैं, ठीक ना। तो अब आप देखिए, अगर आप इस ग्राफ से भी याद रख रहे हैं तो आपको क्या होगा कि याद रहेगा ये सारी चीज़, नहीं याद रहेगा। आए थे कहाँ, तो यहाँ आए थे, फिर बाबू यहाँ, फिर चले गए वहाँ, पता ना। फिर बाबू मतलब रिजवी की संधि हुआ है, तो बाबू क्या हुए हैं लोग किससे छीने हैं, गोवा मतलब ये क्या वो पंडुचेरी, नहीं किससे बाबू मतलब फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं। उसमें क्या होता है, रिजवी की संधि होती है, ठीक ना। देखिए 2-3 गो आप लोग जरूर याद रखिएगा लोग, क्योंकि एक दूसरे से मिलता हुआ रहता है। जैसे बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, तो बेदरा का युद्ध किससे हुआ था, वो डच और अंग्रेज लड़े थे, डच और अंग्रेज लड़े थे। इसमें अंग्रेज क्या हुए थे, जीत गए थे, और डच वो हार गए थे, नहीं। और वैसे ही आप लोग को याद रखें, हाँ वंडीवास का युद्ध, किसका, वो वंडीवास का युद्ध। वंडीवास में कौन लड़े थे, वो फ्रांसीसी लड़े थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़े थे, नहीं। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज की तरफ से आयरकुट लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था, आयरकुट, और फ्रांसीसी की तरफ से वो लाली लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था, लाली, ना, ध्यान रखिए आप लोग। और इसमें भी क्या हुआ था कि फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। जैसे डच लोग का क्या हुआ था, शासन समाप्त हो चुका था, वैसे ही यहाँ भी फ्रांसीसी लोग का ये लोग शासन समाप्त कर चुके थे, मतलब यहाँ अंत कर चुके थे, लगभग अंत कर दिए थे, ठीक ना, बंडीवास। और इसी तरह से एक युद्ध वो बार बार पूछता है, तलीकोटा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, तलीकोटा का युद्ध, नहीं। ये युद्ध क्या था, ये बहमनी और विजयनगर के बीच लड़ा गया था, विजयनगर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, ये 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, ठीक ना। ध्यान रखिए आप लोग, हम लोग जब पढ़ेंगे ना, मैसूर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाएंगे आप लोग को, ना, उसी से रिलेटेड है, हैदर अली से रिलेटेड ज़्यादा है ये, ना। तो देखो ये कब लड़ा गया था, 1565 में, नहीं। तलीकोटा का युद्ध 1565 में, बेदरा का युद्ध बेदरा का युद्ध तो कब लड़ा गया था, 1759 में, और वो वंडीवास का युद्ध 1760 में, ठीक ना। वंडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच, फ्रांसीसी, वंडीवास फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, नहीं, बेदरा और डच और अंग्रेज के बीच। और ध्यान रखना सब, हाई बड़ी बार पूछा है कि वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी की तरफ से कौन लड़ा था, तो आप लोग लाली याद रखिएगा लोग, और अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था, तो जनरल आयरकुट, ठीक ना। और इसमें पराजय किसका हुआ था, लाली के कैप्टन लाली जो था, इसका पराजित हो गया था, मतलब फ्रांसीसी हार गए थे यहाँ, ठीक ना। इतना ही तो इसमें वो ध्यान रखना है, और इतना जब आप ध्यान रखिएगा तो आपसे अब एक क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, समझना बात आप लोग।